दोस्तों एनसीईआरटी साइंस निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 6 का जो साइंस है उसके दोनों चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का दोस्तों नाम है तंतु से वस्त्र तक, मतलब तंतु से वस्त्र कैसे बनता है, सब चीज को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको देख ले। एकदम हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम 6 क्लास से दोस्तों हम लोग साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं और 6 को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग 10th क्लास तक पूरे साइंस को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, और एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आएगा और हर एक चीज़ आपको समझ में भी आएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट से क्वेश्चन निकाल के यहाँ पे रखे हैं। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है वह है तागो या धागो, दोनों सेम चीज़ होता है। तागा बोलिए तब या धागा बोलिए तब। तो तागो या धागो को एक साथ व्यवस्थित करने से क्या बनता है? तो दोस्तों अगर तागा या धागा को एक साथ हम व्यवस्थित करेंगे उससे तो क्या बनेगा? वस्त्र बनेगा। तो वस्त्र जो है दोस्तों वो किससे बनता है? तागा से बनता है, या उसी को हम बोल सकते हैं धागा से बनता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है दोस्तों तागा किससे बनता है? तो दोस्तों तागा से वस्त्र बना, तो तागा किससे बनता है? तो दोस्तों तागा जो होता है, जिसको हम लोग धागा भी बोलते हैं, जो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस धागा को अगर ध्यान से देखिएगा तो उसमें पतला पतला सूत होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे तंतु। क्या बोलेंगे? तंतु। जब भी आप किसी सुई में जब धागा को घुसाइएगा तो देखिएगा उसमें पतला पतला रोआ टाइप का बन जाता है, और सुई में घुसाने में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो आप उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और हाथ से मलते हैं, पतला करते हैं, तब जाके वो सुई में घुस जाता है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब वो धागा जो है वो भी पतले पतले, ठीक है, रोआ से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? तंतु बोलेंगे। तो तंतु हो गया आपका, तंतु से बना तागा, और तागा से बनेगा वस्त्र। अगला है दोस्तों जो तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो तंतु जो है, पादप मतलब हो गया पौधा, पेड़ पौधा, और जंतु मतलब हो गया जानवर। तो जो जंतु से मतलब जानवर से और पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे उन तंतुओं को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? प्राकृतिक तंतु बोलेंगे। उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अप्राकृतिक तंतु, जिसको संश्लेषित तंतु भी बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे प्राकृतिक तंतु का क्या क्या उदाहरण है, जो एनसीईआरटी में दिया है, उसको ध्यान रखना दोस्तों। तो एक उदाहरण है रुई। रुई कहाँ से प्राप्त होता है? कपास से। एक हो गया जूट। जूट कहाँ से प्राप्त होता है? पटसन से। रेशम। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट के कोकून से। और ऊन जो है दोस्तों, ऊन प्राप्त होता है बहुत सारे जानवरों से, जैसे भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट और याक। इस सब से क्या प्राप्त होगा? ऊन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे रेशम और ऊन प्राप्त होगा जंतु से। किसे? जंतु से। और अगर हम बात करेंगे रुई और जूट, रुई और जूट, तो ये प्राप्त होगा किसे? पादप से, मतलब पौधा से। दोस्तों अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको इसका पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे, उसको आप डाउनलोड करके आसानी से दोबारा आप रिवाइज कर सकते हैं। तो एक बार मेरे साथ बने रहिए और एक एक चीज़ खूब अच्छे से समझिए, और इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट हो दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम पूरा कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की पूरा कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं, रुई का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों रुई हम लोग जानते ही हैं, रुई का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो रुई का दोस्तों जैसे बुक में दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों बुक के आधार पे ही बनेगा, तो उन पॉइंट को ध्यान में रखना है। जैसे गद्दा बनाने में दोस्तों, रजाई बनाने में, तकिया बनाने में, इस सब में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? रुई का इस्तेमाल करेंगे। ये सब हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इन चीज़ों को जानना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि इस पे प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है। तो जितना भी पॉइंट दिया है दोस्तों, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का निचोड़ हम बना दिया। बुक अगर देखिएगा, उसके चैप्टर को कोई उठाइएगा और इसे मिलाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हम उस चैप्टर को निचोड़ के बनाए हैं। इसीलिए सीरीज का नाम में रख दिया निचोड़ सीरीज। एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, इसका मेरा चैलेंज है, और मज़ा आएगा।
एकदम वन लाइनर पूरा जो बताए वन लाइनर मत समझिए, हर एक पॉइंट को हम लिखे हैं। इसको पढ़ने के बाद हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई पॉइंट नहीं छोड़े। आप उसको पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, संश्लेषित तंतु के उदाहरण है। संश्लेषित जो तंतु होते हैं उसका क्या उदाहरण है, तो देखिए पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, एक्रिलिक हो गया, नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, इस तरह बहुत सारा, टेफ्लॉन हो गया, संश्लेषित तंतु मिलते हैं। लेकिन ये जितना भी डिफिनेशन जो बता रहे हैं उसका एग्जाम्पल को ध्यान रखना, ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया था, इसीलिए हम लोग क्लास वाइज चल रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका अगला चैप्टर जो है, मतलब ये जो आप पढ़ रहे हैं ना तंतु वाला, ये 8वां में भी है, तो इससे हाई थोड़ा रहेगा 8वां में, तो फिर 8वां में कुछ चीज़ को सीखेंगे। अभी सब चीज़ हम लोगों को नहीं सीखना है, धीरे धीरे सीखना है। जिस क्लास में जिस चैप्टर में जितना दिया है उतना ही सीखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं सीखेंगे। फिर अगला क्लास में सीखेंगे, फिर अगला क्लास में सीखेंगे। इस तरह हम जितना कम समय में हो सकता है उतना कम समय में आपका एनसीईआरटी 6 to 10 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों संश्लेषित तंतु क्या होता है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए। जो तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब जिसे मानव निर्मित करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संश्लेषित तंतु, मानव निर्मित तंतु, जो प्राकृतिक तंतु नहीं होते हैं। इसका उदाहरण ऊपर लिख दिए, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, नायलॉन हो गया, रेयन हो गया, बहुत सारा हो जाएगा। अगला है दोस्तों, संश्लेषित तंतु का निर्माण किससे किया जाता है, तो रासायनिक पदार्थों से करते हैं। तो ये जितना भी एग्जाम्पल लिखवा है, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, इस सब किससे बनता है, रासायनिक पदार्थों से बनता है, यह जंतु पौधों से नहीं बनता है। अगला है दोस्तों, कपास कैसा तंतु होता है, तो दोस्तों बता चुके हैं, कपास जो होता है दोस्तों प्राकृतिक तंतु होता है। रुई किससे बनता है दोस्तों, तो रुई जो होता है दोस्तों कपास से बनता है, कपास का पौधा होता है, उसी से हम लोग रुई प्राप्त करते हैं। दोस्तों कपास का जो फसल होता है उसके लिए कैसा मृदा होना चाहिए, कैसा मिट्टी होना चाहिए, तो दोस्तों कपास के फसल के लिए जो मृदा होना चाहिए, जो मिट्टी होना चाहिए, काली मिट्टी होना चाहिए, ठीक है, जो गुजरात इस सब क्षेत्र में अधिक होता है। उसके बाद दोस्तों कपास के फसल के लिए कैसा जलवायु होना चाहिए, तो जो जलवायु होना चाहिए दोस्तों वह उष्ण जलवायु होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जितना भी बिंदु बताएं लाइन बाय लाइन हम पॉइंट को लिखे हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन दोस्तों आता है विभिन्न एग्जामों में आप देख चुके होंगे, अब पहले वाला ज़माना गया, वन लाइनर वाला ज़माना गया, एक क्वेश्चन दे दे और 4 गो छोटा छोटा ऑप्शन दे दे, डायरेक्ट आप लिख दे, वो ज़माना गया। अब अधिकतर क्वेश्चन को देखिएगा, कोई भी एंट्रेंस हो उसमें अब आपको ABC पहले ऑप्शन दे देगा, फिर नीचे लिखेगा A सही है कि B सही है कि तीनों सही है कि A भी सही है कि BC सही, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। ये 4 ऑप्शन अगर देगा तो लेंदी देगा और बोलेगा इनमें से कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। तो अब जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन से डायरेक्ट आप नहीं बता सकते, अब सब क्वेश्चन को जो भी ऑप्शन है सबको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर दीजिएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो अभी जो BPSC जो ले रहा है उसके प्रश्नों को देखकर आप समझ सकते हैं, अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है बदल चुका है और हर एक एग्जाम में बदलेगा। अब ये नहीं होगा जे कपास कैसा तंतु होता है प्रकृति को, ऐसे नहीं पूछेगा, या ये कभी नहीं पूछेगा जो कपास के फसल के लिए कैसा मृदा होना चाहिए। अब आपको फंसाएगा, जैसे बोलेगा कपास के फसल के लिए कैसा मृदा होना चाहिए और कैसा जलवायु होना चाहिए, और ऑप्शन में डाल देगा काली मृदा और उस जलवायु, इस तरह मिला के देगा और A और B सही हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको अब क्वेश्चन कम देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपास पादप के फूल को क्या कहा जाता है। दोस्तों कपास पादप का जो फूल होता है दोस्तों उससे हम लोग बोलते हैं कपास गोलक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कपास गोलक का आकार जो होता है, माप जो होता है दोस्तों कैसा होता है। तो दोस्तों कपास गोलक जो होता है, जो कपास का जो फूल होता है उसे कपास गोलक बोलते हैं। उसका दोस्तों जो माप होता है नींबू के माप जैसा होता है, नींबू जैसे होता है ना वैसा ही होता है। अगला पॉइंट है, बीजों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों बीजों को जब पृथक करते हैं कपास में तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कपास ओटना। अगला प्रश्न है, पहले के समय में कपास ओटना कैसे किया जाता था। तो दोस्तों पहले के समय में हाथों से किया जाता था और एक युक्ति था जिसका नाम था कनकतन। तो कनकतन के द्वारा, ठीक है, हाथों से किया जाता था ओटना का काम। अगला प्रश्न है, अब के समय में, अभी के समय में कपास ओटना कैसे किया जाता है। तो मशीन से किया जाता है।
अगला प्रश्न है कपास के बीज को क्या कहा जाता है? तो बिनौली कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है फल जब परिपक्व हो जाता है तो क्या कहा जाता है? जब फल पूरा विकसित हो जाएगा कपास का, ठीक है, यहाँ पे कपास के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जब कपास जो है वो परिपक्व हो जाएगा, कपास का जो फल है परिपक्व हो जाएगा, विकसित हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो उसका दोस्तों बीज जो है टूट कर खुल जाएगा और कपास का जो तंतु है, ठीक है, उसके बीच में बीज रहेगा, तो बीज जो है कपास के तंतुओं से क्या होगा दोस्तों? घिर जाएगा, ठीक है। जैसे इस साइड से क्या होगा? तंतु होगा और उसके बीच में क्या होगा? बीज होगा। कपास का परिफूल जिसको रोआ बोलते हैं किस रंग का होता है? तो श्वेत रंग का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पटसन तंतु जो है वो पटसन पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं? दोस्तों पटसन का जो तंतु होता है वो तना से प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पटुआ भी बोलते हैं गांव में, पटुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में पटसन पादप की खेती कब की जाती है? तो बरसात में की जाती है, क्योंकि इसमें पानी का बहुत ही आवश्यकता होता है, ठीक है। अगला है भारत में पटसन पादप की खेती मुख्य रूप से कहाँ कहाँ किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में और उसके बाद असम में किया जाता है। अगला प्रश्न है सामान्यतः पटसन पादप को किस अवस्था में काटते हैं? तो पटसन जो है दोस्तों पुष्पन अवस्था में, जब फूल देने लगता है तब हम लोग पटसन को काट लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फसल कटाई के बाद पटसन पादपों के तनों को जल में रखते हैं, कुछ दिनों के लिए रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों जल में इसलिए रखते हैं ताकि वो गल जाए और गलने के बाद क्या होगा, उससे हम लोगों को पटसन तंतु को निकालने में क्या होगा? आसानी होगा, ठीक है, क्योंकि इनके गलन से पटसन तंतुओं को हाथ से पृथक करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो गांव में दोस्तों अगर आप रहते होंगे तो आप जानते होंगे जब पहले के समय में, आपको याद होगा, हमको भी याद है, जो गांव में जो नदी वदी होता था या पोखरा होता था, ठीक है, जहाँ पे पानी हो, उसमें क्या किया जाता था? पूरा पटुआ को बांध के रख दिया जाता था, मतलब जो पटसन होता था उसको बांध के गोला में रख दिया जाता था और जब पूरा फूल जाता था तो 2 दिन 3 दिन बाद उसको निकाला जाता था। फिर उसको हाथ से रगड़ रगड़ के उसमें से धागा निकाला जाता था, मतलब तंतु निकाला जाता था। फिर उससे रस्सी वसी बनता था, बोरा वोरा बनता था। आपको ध्यान होगा, अगर आप देखे होंगे पटसन को गांव में, और पहले आपको अगर याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर मैंने देखा है, और इसका प्रक्रिया जो होता है पटसन से तंतु बनाने का वो मैं जानता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों रेशा से तंतु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कताई कहा जाता है, ठीक है। तो कताई हो गया दोस्तों रेशा से तंतु बनाने की प्रक्रिया। अब देखिए तंतु तो छोटा था, तंतु से भी छोटा क्या होता है दोस्तों? रेशा होता है, ठीक है। तो रेशा को थोड़ा सा, ठीक है, जैसे रेशा को थोड़ा सा अगर मोड़ेंगे तंतु बनेगा, फिर तंतु से धागा बनेगा, फिर धागा से कपड़ा बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहले हो गया रेशा, उसके बाद हो गया तंतु, तंतु के बाद क्या हो गया? धागा, और धागा से क्या बनेगा दोस्तों? कपड़ा बनेगा। ये याद रखिएगा, इस पे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कताई के लिए एक हस्त तकुआ का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों कताई हो गया, समझ गया, रेशा से क्या बनाना है? तंतु बनाना है। तो रेशा से तंतु हम लोग बनाएंगे, उस प्रक्रिया को कताई बोलेंगे। तो अब कताई के लिए एक छोटा सा मशीन होता है, युक्ति होता है, जिसको बोलते हैं हस्त तकुआ। और वो कौन होता है? तो तकली होता है, तकली। तकली ऐसे सुई टाइप का रहता है, यहाँ से यहाँ पे धागा रख देते हैं और ऐसे 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 चढ़ते जाता है, उसको गोल करते जाते हैं, ठीक है, तकली। अगला प्रश्न है चरखा एक तरह का युक्ति है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों चरखा से हम लोग क्या काम करते हैं? तो चरखा के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। आज़ादी का लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है दोस्तों चरखा से जुड़ा है, गांधी जी से जुड़ा है। और इस चरखा के मदद से हम लोग जो भारतीय कपड़ा था, जो देसी कपड़ा था, उसका निर्माण भी हम लोग किए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? खादी का कपड़ा भी बोलते हैं। तो दोस्तों चरखा जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है कताई बनाने में, मतलब रेशा से तंतु बनाने में। अगला है दोस्तों तागे से वस्त्र बनाने में 2 विधियों का नाम क्या है? तो दोस्तों तागा से जब हम वस्त्र बनाएंगे, धागा से वस्त्र बनाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों 2 तरह का काम होता है बनाने के लिए। एक होता है बुनाई
यहाँ पे बू छूट गया है, बुनाई और एक होता है बंधाई। तो देखिए बुनाई और बंधाई दोस्तों याद रखेंगे। बुनाई जो होता है ठीक है कुछ ऐसे होगा, ऐसे जैसे चिटाई उटाई बुनाता है उसको बुनाई बोलेंगे। और बंधाई जो होगा दोस्तों, बंधाई एक ही से, इसमें दो होगा, इसमें दो हम लोग धागा लेंगे, तागा लेंगे। और दोस्तों बंधाई में एक ही धागा होगा, एक ही धागा होगा या तागा होगा, एक ही। जैसे हम लोग स्वेटर बुनते हैं, आगे एग्जाम्पल बताएंगे। तो तागा के दो सेट का आपस में व्यवस्थित करके बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तागा के दो सेट लेंगे और उससे अगर हम कपड़ा बनाएंगे या कोई चीज़ बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे बुनाई। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बुनाई। जैसे चिटाई बनता है ठीक है, तो चिटाई सब जो बनता है, कपड़ा बनता है, ये सब किससे बनता है? बुनाई से बनता है। एक धागा ऐसे जाएगा तो दूसरा धागा ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं बुनाई बोलते हैं। अगला है दोस्तों वस्त्रों की बुनाई किस पर की जाती है? तो वस्त्रों की बुनाई जो की जाती है दोस्तों वो करघों पर की जाती है। किस पे? करघों पर। करघे कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों करघे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं ठीक है। एक होता है हस्त प्रचलित और एक होता है विद्युत प्रचलित। एक हाथ से होता है और एक विद्युत पे चलता है, लाइन से चलता है। अगला है दोस्तों एकल धागा का उपयोग करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एकल धागा का इस्तेमाल करके अगर आप वस्त्र बनाएगा तो उसके प्रक्रिया को बंधाई बोलते हैं। जैसे स्वेटर आप बना रहे हैं, याद रखिएगा एग्जाम्पल, स्वेटर या मोजा, ये एक धागा से बनता है। कितना धागा से? एक। अगर स्वेटर को उभारेगा अगर एक धागा उभार दीजिएगा पूरा स्वेटर उभार जाएगा। मोजा में एक अगर धागा उभार दीजिएगा तो पूरा उभर जाएगा। इसका मतलब एक धागा के उभरने से पूरा उभरने लगता है। तो वैसे जो प्रक्रिया है ठीक है वस्त्र बनाने का, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बंधाई बोलेंगे। और दो धागा से मिलकर बना हो ठीक है, दो धागा मतलब दो धागा होगा मूल और उसी से पूरा वस्त्र तैयार होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम लोग बोलेंगे बुनाई। तो बुनाई किसका होता है? वस्त्र का होता है ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जो क्या है, ये रेशा है, रेशा से तंतु हो गया, तंतु से धागा हो गया, धागा से वस्त्र बनता है, वस्त्र। और वस्त्र बहुत बड़ा होता है, उससे हम लोग काट काट के कपड़ा बनाते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्व में भारतवासी कपास की खेती कहाँ करते थे? गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारतवासी कपास की खेती करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों फ्लैक्स क्या होता है दोस्तों? तो फ्लैक्स जो होता है दोस्तों एक तरह का प्राकृतिक तंतु होता है जो पादप से प्राप्त होता है ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों मिस्र में रुई तथा फ्लैक्स की खेती कहाँ की जाती थी? तो देखिए रुई हो गया और फ्लैक्स हो गया, दोनों पादप से ही मिलेगा, नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रारंभ में लोग अपने शरीर को कैसे ढकते थे? तो वृक्ष की छाल से, पत्तियां से, जानवरों से, चर्म से और समूर से। ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या चारों ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सही है ठीक है, इसीलिए सभी चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न है कौन से ऐसे वस्त्र हैं जो बिना सिले हुए उपयोग में लाए जा सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे धोती हो गया दोस्तों, अब जितना भी कपड़ा है दोस्तों हम लोग सिल के पहनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वस्त्र आज भी हैं जिनको बिना सिले हुए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। धोती हो गया, साड़ी हो गया, लुंगी हो गया और पगड़ी हो गया। तो इतना ऑप्शन को ध्यान रखेंगे, ये सभी एनसीईआरटी में दिया है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग क्लास 6 का जो साइंस है उसके चैप्टर 3 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसमें हम और अधिक सुधार करेंगे और आपका जो भी कमी बेसी होगा, जो भी डाउट होगा उसको हम पूरा कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।